एक कपकपाती दिसंबर की ठंडी रात में एक लड़की क्रिसमस पार्टी से अपने घर की ओर जा रही थी। पार्टी में उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, पर वो काफी थक चुकी थी और उस थकान के चलते वो रोड पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जिस रोड से वो जा रही थी वो रोड काफी सुनसान और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। उसने देखा कि उसके गाड़ी का पेट्रोल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जिससे आप जीत सकते हैं 10 करोड़ तक डेली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप यानी कि प्लेयर स्पॉट। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रांड न्यू गेम रमी, जहाँ पे आप एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़ तक। तो आपको अगर रमी खेलना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर अभी क्लिक करें और मुझे बताएं कि आपने प्लेयर स्पॉट पर रमी खेला है। और अगर आप चाहते हो इस वर्ल्ड कप पे फैंटेसी लीग खेलना तो अभी जाओ और खेलना स्टार्ट करो इसी ऐप पर। यहाँ मेरे और भी फेवरेट गेम है जैसे लूडो और ऐसे बहुत सारे गेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब दिखाओ अपना गेमिंग स्किल्स और आ जाओ इंडिया के नए मैदान में। मुझे चैलेंज करो और जीतो 10 करोड़ तक। दोस्तों, प्लेयर स्पॉट है 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया, तो आपके पैसे सेफ है। 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स यहाँ पे रोज खेलते हैं। यहाँ है इजी विड्रॉल्स विथ नो केवाईसी, तो जीता हुआ अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में। और तो और यहाँ पर शिप फाइट, हाउसी क्विज, चेस, कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम्स है। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड प्लेस200 और पाओ 200 रुपीज साइनिंग अप बोनस। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो वो और फ्रस्ट्रेट हो गई। कुछ देर चलते ही उसने एक गैस स्टेशन देखा, पर वहां एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था नो सेल्फ सर्विस हियर। ये पढ़कर वो गैस स्टेशन के अंदर गई और वहां पेमेंट करके क्लर्क के साथ बाहर आई। वो क्लर्क उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। उसने उस लड़की के गाड़ी में पेट्रोल भरा और उसके एकदम करीब आकर कहा, आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा, वहां जाकर हम फिगर आउट करते हैं। और इतना कहकर वो उस लड़की को अपने साथ अंदर ले गया। लड़की उस क्लर्क का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी डर चुकी थी। गैस स्टेशन के अंदर जाते ही उस क्लर्क ने अपने हाथ में एक नाइफ लिया और उस लड़की की ओर आने लगा। क्लर्क के हाथ में वो नाइफ देखकर वो लड़की सीधा अपने कार की ओर भागी और कार में बैठकर वहां से निकल गई। कार के रियर मिरर में उस लड़की ने देखा कि वो क्लर्क अपनी पिकअप ट्रक में बैठकर उसे फॉलो कर रहा था। वो लड़की काफी डरी हुई थी। बार बार वो आदमी गाड़ी की हाई बीम्स लाइट्स चालू बंद कर रहा था। आखिरकार उस गैस स्टेशन के क्लर्क से पीछा छुड़ाने के लिए उस लड़की ने अपनी कार लेफ्ट में ली और एक झटके से राइट टर्न कर दी। उस क्लर्क की कार सीधा लेफ्ट में एक पेड़ से जा टकराई और वो वहीं रुक गया। वो लड़की अब एक प्राइवेट रोड पर थी जो सीधा उसके घर की ओर जाता था। उसने चैन की सांस ली और जो भी उसके साथ हुआ वो भुलाने के लिए उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर एक अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसर ने अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हुए एक जेल से भागे हुए कैदी के बारे में बताया जो कि मास मर्डर के केस में जेल में था। उस आदमी का राइट हैंड नहीं है और उसकी जगह एक हुक लगा हुआ है। वो ऑलरेडी डरी हुई थी और ये न्यूज़ सुनकर वो और डर चुकी थी। उसके माइंड में यही चल रहा था कि शायद वो गैस स्टेशन वाला क्लर्क वो किलर ही होगा। तभी उसे याद आया कि आज रात उसे एक घर पर बेबी सिटिंग करने के लिए जाना है। वो तुरंत उस घर पर पहुंची। अपनी कार से नीचे उतरकर वो एक टक लगाए पीछे के डोर हैंडल को देखने लगी जिस पर एक हुक लटका हुआ था। अब उसे पक्का बिलीव हो गया था कि वो गैस स्टेशन वाला क्लर्क कोई और नहीं, वही जेल से भागा हुआ किलर था। वो खुश थी कि उस आदमी से वो बच गई। वो घर में जाते जाते सोच ही रही थी कि अच्छा हुआ उस आदमी ने उसे फॉलो नहीं किया। अब वो रिलैक्स हो सकती है।
उसने सोचा कि बच्चों को सुलाकर वो पुलिस को कॉल करेगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। बच्चों को बेडरूम में भेजने के बाद वो उन्हें चेक करने उनके बेडरूम में गई। उसने लाइट्स ऑन नहीं किए और अंधेरे में ही देखा कि बच्चे सो तो रहे हैं और उनके ही कुछ दूर पर एक क्रीपी सा दिखने वाला क्लाउन का स्टैचू है। ओह, किसी को ऐसे स्टैचू कैसे पसंद आ सकते हैं, उसने मन में सोचा। हाँ, मुझे क्या, आजकल के बच्चों को समझना मेरे बस की बात नहीं। वो नीचे लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। तभी उसकी नजर फ्रंट डोर की ओर गई, जहां कुछ फुटप्रिंट्स थे जो बाहर से घर की अंदर आ रहे थे, पर वो काफी थक चुकी थी तो उसने उन्हें इग्नोर किया। वो सब कुछ भुलाकर थोड़ा रिलैक्स हो रही थी कि तभी शायद बच्चों के पेरेंट्स का फोन होगा। वो लोग घर आने ही वाले होंगे और मैं अपने घर जल्द ही जा सकूंगी। वैसे भी मैं कुछ ब्लॉक्स दूर ही रहती हूँ। ये सोचते हुए वो फोन की ओर आई और उसने फोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी ओर बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि एक अनफैमिलियर आवाज ने उसे हंसते हुए कहा, I am coming to kill you soon. उसने प्रैंक कॉल सोचकर फोन रख दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से फोन बजा। इस बार जब उसने कॉल रिसीव किया तो वही आवाज ने उससे कहा, I am coming to kill you in a few minutes. और फिर से एक हेवी ब्रीथ के साथ फोन कट हो गया। इस बार वो थोड़ा डर चुकी थी। अगर ये मेरे फ्रेंड्स हो गए ना तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने गुस्से से कहा। थोड़ा समय बीत गया। वो अपने दिमाग से सारे ख्याल निकालकर टीवी देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसने विंडो के बाहर एक क्लाउन को खड़ा देखा। उसने तुरंत नेबर को कॉल किया, पर उनके नेबर्स ने घर के बाहर किसी को नहीं देखा था। हाँ, मैं काफी थक चुकी हूं, अब मुझे हेलुसिनेशंस भी होने शुरू हो गए हैं, उसने सोचा। उसने फोन रखा ही था कि 10 सेकंड्स बाद फोन फिर से बजा। वो वही स्ट्रेंजर था। I'm almost there. उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा। अब वो लड़की काफी डर चुकी थी। उसके फ्रेंड्स उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें उसके साथ बीते हर इंसिडेंट के बारे में बताया। पुलिस ने कहा कि वो लोग उसके अगले कॉल आने तक वेट करेंगे ताकि वो उसका नंबर ट्रेस कर सके। इतना कहकर उन्होंने घर के सारे डोर्स और विंडोज बंद करके वही वेट करने के लिए कहा। वो भागते हुए किचन में गई और अपने हाथ में किचन नाइफ लेकर एक कॉर्नर में बैठ गई। वो इतना डर चुकी थी कि वो बच्चों के बारे में भूल गई। तभी उसका फोन उसके जीन्स से वाइब्रेट होते हुए नीचे जमीन पर गिरा। एक अननोन नंबर से कॉल देखकर वो समझ चुकी थी कि ये वही स्ट्रेंजर है। वो उस फोन की ओर डर की नजरों से देख रही थी। वो ये कॉल रिसीव करना नहीं चाहती थी, पर उसे करना पड़ा ताकि पुलिस उस स्ट्रेंजर की लोकेशन ट्रेस कर सके। हेलो, उसने सहमी आवाज में कहा। It won't be long now. उस स्ट्रेंजर ने कहा और फोन कट कर दिया। डर से उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी फोन फिर से बजा और इस बार पुलिस का कॉल देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। अभी के अभी उस घर से बाहर निकलो। वो सारे कॉल्स उसी घर के फर्स्ट फ्लोर के फोन से आ रहे हैं। ऊपर का डोर खुलने की आवाज सुन वो लड़की चिल्लाते हुए फ्रंट डोर की ओर भागी। फ्रंट डोर से जब उसने ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ओर देखा तो पाया एक क्लाउन खून से लथपथ उसकी ओर देख रहा था। वो घर से बाहर आई और पुलिस की कार्स की ओर भागने लगी। पुलिस तुरंत उस घर में गई और उन्होंने उस क्लाउन के कॉस्ट्यूम पहने आदमी को पकड़ लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि वो वही जेल से भागा हुआ किलर था जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे। उन्हें ग्रोसरी बैग में एक नाइफ मिला, क्लाउन का एक विग मिला
दोनों बच्चों की लाश उन्हें उनके बेडरूम में मिली, जो खून से लथपथ थी। उस लड़की को रियलाइज हुआ कि वो किलर उसके कार में ही था और इसीलिए उस गैस स्टेशन का क्लर्क ऑड बिहेव कर रहा था और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, ना कि उसे मारने की। वो कार डोर पे हुक उसी किलर का था। वो फुटप्रिंट्स जो डोर से रूम में आ रहे थे वो किलर के ही फुटप्रिंट्स थे और वो किलर विंडो के बाहर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा था। जब पुलिस ने उस किलर को पुलिस कार में बिठाया तो उसने उस लड़की की ओर देखा और कहा, कॉल यू बैक लेटर। पुलिस ने उस लड़की को उसके घर ड्रॉप किया, पर वो इतनी डर चुकी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ देख रही थी कि तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अभी अभी खबर आई है, जो पुलिसमैन भागे हुए मर्डर कन्विक्ट को वापस जेल लेके जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और पुलिसमैन की जगह पर मौत हो गई, पर उस किलर का कोई नामो निशान नहीं है। न्यूज़ एंकर ने बताया। ये सुन वो लड़की डर से रोने लगी। नो नो। वो भागते हुए नीचे आई और देखा कि उसका फ्रंट डोर हल्का सा खुला हुआ है और बड़े बड़े क्लाउन शूज के फुटप्रिंट्स उसके घर के अंदर आ रहे थे। वो ऊपर भागने के लिए पीछे पलटी ही थी कि तभी यह घटना तब की है जब मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ कर्नाटका के एक छोटे गांव जा रहा था। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसका नाम लेना भी मना है। वो संडे की शाम थी जब हम अपने हॉस्टल से करीबन 8 बजे अपने एक दोस्त के गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक के चलते हमें काफी देर हो गई थी। जब मेरे दोस्त ने फोन पे टाइम देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। मैं कार चला रहा था। जब घड़ी में 12 बजने वाले थे हम उस गांव के रोड पर पहुंच चुके थे। अचानक मेरी ड्राइविंग एक बस के हॉर्न से इंटरप्ट हो गई, जो कि हमारी गाड़ी के पीछे ही थी और लगातार बिना रुके उस बस का ड्राइवर हॉर्न बजाते जा रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बस ड्राइवर हमें अपने हाथ से रुकने का इशारा कर रहा था। आकाश, हमारे पीछे की सारी गाड़ियां रुक गई है, मेरे फ्रेंड निखिल ने कार से बाहर झांकते हुए कहा। जब मैंने भी पीछे पलट के देखा कि क्या बात है, क्यों सब हमें हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैंने पाया कि सारी बाइक्स, कार्स, ट्रक्स एक ही जगह रुके हुए हैं। मैंने गाड़ी रोकी और सोचने लगा कि वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ तो कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, कि तभी उस बस ड्राइवर ने जोर से आवाज लगाते हुए हमें हमारी गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा और एकदम से वो चुप हो गया। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया था कि मैटर क्या है। आगे रोड पे कुछ भी डेंजरस नहीं है और ना ही हम लोग हिल्स या माउंटेन के रास्तों पर है कि ऊपर से पत्थर गिरने का डर हो, पर फिर क्यों हमारी गाड़ी के पीछे की सारी गाड़ियां एक जगह रुक गई है और हमें पीछे बुला रही है। मैं और मेरे फ्रेंड सोच ही रहे थे कि अचानक एकदम से सारी गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज बंद हो गई और पूरी ओर एक सन्नाटा सा हो गया। ना तो कोई ड्राइवर अब हमें आवाज लगा रहा था और ना ही किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तब मेरे कानों ने जो सुना वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत की रोने की आवाज जो मैं अपने सपनों में भी नहीं सुनना चाहता। वो इतनी डरावनी आवाज थी कि आज भी उसके बारे में सोच के मेरी रूह कांप जाती है। मैंने आज तक किसी औरत की इतनी डरावनी रोने की आवाज नहीं सुनी थी।
हम दोनों उस औरत के रोने की आवाज सुनकर काफी डर गए थे और आवाज धीरे धीरे हमारे पास आने लगी थी। मैंने आज तक किसी भूत प्रेतों में बिलीव नहीं किया था, पर उस दिन मैंने जो देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे जैसे उस औरत के रोने की आवाज हमारे पास आने लगी, हमने देखा कि एक काली परछाई जो कि एक औरत की तरह दिख रही थी, वो उड़ते हुए आई और हमारे सामने आके रोड पर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं और मेरा फ्रेंड उस औरत को देखकर जैसे जम से गए थे। हम साफ साफ देख सकते थे कि वो डरावनी औरत की परछाई हमारे सामने बैठकर रो रही थी और उसकी वो रोने की आवाज सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस औरत की परछाई कुछ देर वहीं बैठकर रो रही थी और फिर एकदम से हवा में उड़कर गायब हो गई। जिस तरह वो मेरे सामने से हवा में गायब हो गई, वो देखकर मैं बुरी तरह डर गया था और अब मुझे 100% श्योरिटी हो गई थी कि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा ही थी। मैं कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए वापस अपने हॉस्टल चला गया और सारी रात जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो सोच के कांप रहा था। अगले दिन हम दोनों हमारे हॉस्टल के पास ही एक हनुमान मंदिर गए और हमने वहां पूजा की। मैंने आज तक अपनी आंखों से किसी भूत प्रेत को नहीं देखा था। मेरे लिए ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट था, जो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक देने वाला था। मैं डरा हुआ था, पर साथ ही क्यूरियस भी था कि उस दिन जिसे हमने देखा वो कौन थी और वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी। उन्हें उस औरत की परछाई के बारे में पता था, इसके पीछे की क्या कहानी है। वो पता करने के लिए मैं उसी बस ड्राइवर के पास गया जो हमें हॉर्न बजाकर और आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे और उसे उस रात के इंसिडेंट के बारे में पूछा कि वो सारी गाड़ियां क्यों रुक गई थी, तो उसने हमें बताया, कई साल पहले उस रोड पे एक माँ और उसकी बेटी अपने कार से कहीं जा रहे थे और उसी जगह पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उन दोनों माँ बेटी की जगह पे मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से हर एक रात को उस औरत की डरावनी परछाई उस जगह पे आती है और 5 मिनट के लिए अपनी बेटी को याद करके जोर जोर से रोती है और फिर वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये हर रात 12 बजे से 12:05 तक होता है और उस टाइम वहां से चलने वाली सारी गाड़ियां पीछे ही रुक जाती है जब तक वो परछाई वहां से गायब नहीं हो जाती। जिस किसी को भी उस रोड के बारे में नहीं पता होता है, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं। जब मैंने भी पहली बार उस परछाई को देखा था और उसकी डरावनी रोने की आवाज सुनी थी, तो मुझे एक हफ्ते तक काफी तेज बुखार आ गया था। पर अब मुझे और मेरे काफी दोस्तों को इसकी आदत हो गई है। वैसे आज तक किसी ने भी उस औरत को आमने सामने फेस नहीं किया है और भगवान की कृपा से उस आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब उस ड्राइवर ने हमें उस इंसिडेंट के पीछे की सारी कहानी बताई तो हम दोनों और डर गए थे। वो मेरी लाइफ का सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, जो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। बल्कि आज भी उस गांव के रोड पे उसी जगह रात को 12 बजे से 12:05 तक सारी गाड़ियां वहीं रुक जाती है जब तक उस डरावनी औरत की परछाई उस रोड से चली नहीं जाती।
आज की रात प्लैनेट के लिए परफेक्ट है। आज की रात न्यू मून की लूनार फेस की पहली रात है और ये समय किसी भी आत्मा या भूत को बुलाने के लिए परफेक्ट है। अशोक वर्मा ने सबको बताते हुए कहा। प्लीज कुछ करिए। मैंने ऑलरेडी 2 तांत्रिकों को इस घर से उस आत्मा को भगाने के लिए बुलाया था, पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। यह घर आज भी वैसा का वैसा ही है, हॉन्टेड। और अगर ये ऐसा ही रहा तो मैं इसे बेच नहीं सकता। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझ पर काफी लोन्स है जो मुझे पे करने हैं। चंद्रकांत माथुर ने गिड़गिड़ाते हुए अपील की। पर मिस्टर जगदीश अवस्थी ने सुसाइड किया क्यों? अशोक वर्मा ने पूछा। मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर वो काफी शर्मीले और शांत स्वभाव के आदमी थे। उम्र के साथ उनकी हेल्थ भी काफी बिगड़ती जा रही थी। मैं उनका एक लौता दोस्त था। शायद उनका डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वरना तो वो काफी अच्छे और शांत आदमी थे। चंद्रकांत माथुर ने बताया। हर्ष, जो कि साइड में खड़ा था, सारी बातें सुन रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आई। जैसे कि आपने कहा कि मिस्टर जगदीश अवस्थी काफी अच्छे और शांत आदमी थे और आपके काफी करीब भी, तो ऐसा क्या है कि उनकी आत्मा इतनी भयानक हो गई कि अब वो किसी को भी इस घर में रहने नहीं दे रही है, जो कि उनके मरने के बाद आपके नाम पर है? माथुर ने अपने हाथों से इशारा करते हुए बताया कि उसे कोई आइडिया नहीं है, पर जवाब अशोक वर्मा की ओर से आया। मुझे लगता है जब उन्होंने सुसाइड किया तब उनकी आत्मा की कुछ इच्छाएं रही होगी जो पूरी नहीं हुई। हमें उनकी आत्मा को बुलाना होगा और तभी ये मिस्ट्री क्लियर होगी। ये थोड़ा डेंजरस साउंड नहीं कर रहा है? सुनीता, जो कि हर्ष की वाइफ है, उसने कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अशोक ने सुनीता से हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं डरी नहीं हूं, बस थोड़ा नर्वस हूं, सुनीता ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं है। मिस्टर माथुर मदद मांगते हुए मेरे पास आए और मुझे इस प्लैनेट के लिए 4 लोगों की जरूरत है। हर्ष इस मैटर में काफी इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि उसने मुझे बताया था। तो मैंने आप दोनों को मेरे साथ आज की रात प्लैनेट के लिए ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मेरा यकीन करिए, यह बिल्कुल सेफ है। मैं पूरे टाइम आप लोगों के साथ रहूंगा और आपको गाइड करूंगा। आप दोनों को बस मेरा साथ देना है। मैं प्लैनेट कंडक्ट करूंगा और मिस्टर माथुर होंगे मीडियम। मैंने ये कई बार किया है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। मैं कुछ और वॉलंटियर्स का पता कर लूंगा। अशोक वर्मा ने उन्हें पूरी तरह से समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, हम आपको जरूर ज्वाइन करेंगे, हर्ष ने अपनी घबराहट दूर करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए, सुनीता ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है, फिर आज रात ठीक 8 बजे हम सब मिस्टर अवस्थी के घर में गेट के बाहर मिलेंगे। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। मेरा मतलब है मिस्टर माथुर के घर, अशोक वर्मा ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे घर को उस भूतिया आत्मा के कहर से मुक्ति दिला दो। मिस्टर माथुर की आवाज में एक थकान सी थी। जगदीश अवस्थी का घर 2 स्टोरीड बंगलो था। मिस्टर चंद्रकांत माथुर के पास उस घर की चाबियां थी। उन्होंने मेन गेट ओपन किया और वो चारों उस बंगलो में आए। मिस्टर अवस्थी का बेडरूम कहाँ है? अशोक वर्मा ने पूछा। इस तरफ। माथुर ने उन्हें रास्ता दिखाया और उन्हें बेडरूम की ओर ले गया। मैंने जो कुछ भी मंगाया था, क्या वो सारी चीजें मौजूद है? अशोक ने माथुर से पूछा। हाँ, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, चंद्रकांता माथुर ने जवाब देते हुए कहा। पर जब से वो घर में एंटर हुआ था तब से काफी चिंतित नजर आ रहा था। रूम के अंदर आते ही अशोक ने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। उसने टेबल एडजस्ट करते हुए रूम के सेंटर में ले आया। माथुर और हर्ष ने चारों चेयर को टेबल के चारों साइड अरेंज कर दिया। अशोक के कहने पर सुनीता ने
रूम की सारी खिड़कियां और मेन दरवाजा बंद कर दिया। वो वैसे ही बैठे जैसे उन्होंने पहले डिसाइड किया था। सुनीता अशोक वर्मा के सामने बैठी थी और हर्ष चंद्रकांत माथुर के सामने। हर्ष अशोक के बाएं हाथ के साइड था और माथुर अशोक के दाएं हाथ के साइड। सुनीता माथुर के दाएं हाथ पे थी और हर्ष सुनीता के दाएं हाथ पे। माथुर ने जगदीश अवस्थी की एक पोस्टकार्ड साइज की फोटो टेबल के बीच में रखी। अशोक ने अपने बैग से एक कैंडल और एक माचिस का बॉक्स बाहर निकाला और साथ ही एक दिल के आकार का प्लानचेट बोर्ड। हर्ष ने एक व्हाइट पेपर प्लानचेट के बोर्ड पर रखा और अशोक ने एक लाल इंक पेन चंद्रकांत माथुर को दिया। अशोक ने फिर रूल समझाए। जब मैं कैंडल जलाऊंगा, हर्ष सारी लाइट्स बंद करके फिर से अपनी जगह आके बैठ जाएगा। फिर सब लोग अपने दोनों हाथों को टेबल पे रखेंगे और अपनी आंखें बंद करके जगदीश अवस्थी के फेस को इमेजिन करेंगे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हटेगा, इतना सा भी नहीं जब तक मैं ना बोलूं। और एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए अपने हाथ टेबल से कोई नहीं उठाएगा। मिस्टर अवस्थी की आत्मा मिस्टर माथुर के थ्रू हमसे बात करेगी। मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो जवाब मिस्टर माथुर इस सफेद पेपर पर, जो कि प्लानचेट बोर्ड पर रखा हुआ है, उस पर लिखकर बताएंगे। पर हैंडराइटिंग लेट जगदीश अवस्थी की होगी। जब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं हर्ष को एक सिग्नल दूंगा और वो लाइट्स ऑन कर देगा और मिस्टर माथुर अपने होश में वापस आ जाएंगे। अब सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्या आप सब रेडी है? अशोक ने साफ आवाज में सबसे पूछा। मुझे नहीं लगता यह काम करेगा, मिस्टर माथुर ने नर्वसली कहा। अरे क्या हुआ? हर्ष ने पूछा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, माथुर ने अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहा। डोंट वरी मिस्टर माथुर, सब कुछ ठीक होगा। यह बस एक लौता रास्ता है इस घर को उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का। तो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अपने कर्जों के बारे में सोचिए, मिस्टर अवस्थी की आत्मा के बारे में सोचिए। उनकी आत्मा इस घर में कैद होकर रह गई है। हमको उन्हें इस घर से आजाद कराने में उनकी मदद करनी चाहिए। अशोक ने माथुर को समझाते हुए कहा। हाँ, मुझ पर काफी कर्जे हैं जो मुझे चुकाने हैं। ठीक है, मैं रेडी हूं, प्लीज आप चालू करें, मिस्टर माथुर ने कहा। पर अब भी वो काफी चिंतित और डरे हुए से नजर आ रहे थे। ओके, तो सब रेडी है। अशोक ने एक आखिरी बार सबका कंफर्मेशन लिया। सबने अपने सिर हिलाते हुए इशारा किया। अशोक ने हर्ष को सिग्नल दिया। हर्ष अपनी चेयर से उठा और उसने रूम में जल रही ट्यूबलाइट ऑफ कर दी और फिर से अपनी जगह पर आके बैठ गया। पूरे रूम में एक डरावना सा भूतिया सा माहौल बन गया। सबने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा। सुनीता थोड़ी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपनी ओर से पूरी तरह कंसंट्रेट कर रही थी। चंद्रकांत माथुर सबसे ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। अशोक ने अपनी आंखें बंद की, अपनी धीमी आवाज में कुछ मंत्रास गुनगुनाने लगा। हर्ष हिम्मत जुटाकर कंसंट्रेट कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे एक घंटा। अचानक कुछ होने लगा। सुनीता ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कैंडल की फ्लेम यहाँ वहाँ हिल रही थी और उसी के साथ जगदीश अवस्थी की फोटो, जो कि टेबल के बीच में रखी हुई थी, वो भी हिलने लगी थी। सुनीता ने कैंडल की रोशनी में देखा कि चंद्रकांत माथुर डर से बुरी तरह कांप रहा था। हर्ष भी मिस्टर माथुर के चेहरे को देखकर थोड़ा घबराने लगा था। अचानक मिस्टर माथुर की पूरी बॉडी जोर जोर से हिलने लगी और वो जोर जोर से सांसें लेने लगे। अशोक ने अपनी आंखें खोली और मिस्टर माथुर की ओर देखते हुए पूछा, मिस्टर अवस्थी, क्या आप हमारे साथ हो? मिस्टर माथुर अचानक एक स्टैचू की तरह थम से गए। क्या आप यहाँ हैं? मिस्टर अवस्थी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। अशोक ने पूछा, पर कुछ नहीं हुआ।
मिस्टर माथुर अपनी जगह एक स्टैचू की तरह बैठे ही थे। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। हर्ष और सुनीता एक दूसरे के चेहरे को एक डर की नजर से देख रहे थे कि अचानक उस बंद रूम में कहीं से एक हवा का झोंका सा आया और वो कैंडल, जो कि लाइट का एक लौता सोर्स था, उसे बुझा दिया। पूरे रूम में काला घना अंधेरा हो गया। हर कोई डर के मारे कांप रहा था, यहां तक कि अशोक भी। आज तक अशोक ने जितनी बार भी ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए पूरे रूम में बस एक सन्नाटा सा छा गया। फिर अचानक एक जोरों की चीख सुन के अशोक, हर्ष और सुनीता के होश उड़ गए। वो चीख चंद्रकांत माथुर की थी। हर्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और अंधेरे में लाइट का स्विच देखने लगा। हर्ष ने ट्यूबलाइट ऑन करी। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, उन तीनों ने जो नजारा देखा, वो देख सुनीता की चीख निकल गई और वो हर्ष के पीछे छुप गई और अपनी आंखें बंद कर ली। चंद्रकांत माथुर मर चुके थे। उनका सिर पीछे की ओर लटका हुआ था और उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उनके राइट हैंड में पेन का पिछला हिस्सा था और सामने का नुकीला हिस्सा उनके गले में काफी अंदर तक घुसा हुआ था। नीचे जमीन पर पूरी ओर बस खून ही खून पड़ा था और उनकी बेजान बॉडी चेयर पर बैठी हुई थी। बाकी तीनों जो उस रूम में थे, वो इस खौफनाक नजारे को देखकर डर से कांप रहे थे। तभी अशोक ने प्लैंचेट बोर्ड पर रखा व्हाइट पेपर देखा, जिस पर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था, जो कि माथुर की डेड बॉडी के सामने था। अशोक सामने आया और उसने वो पेपर उठाया और जोर से पढ़ने लगा। मैं जगदीश अवस्थी, ये आदमी चंद्रकांत माथुर एक दोस्त के नाम पर धब्बा था। मैंने इस पर आग बंद करके भरोसा किया, पर इसने मुझे धोखा दिया। इसकी नज़र सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी पर थी। इसने मेरी दौलत पानी की तरह बहाई, पर मैं हर एक बार इसे माफ करता गया। पर इसने मेरे नरम स्वभाव का गलत फायदा उठाया और आखिरकार मेरे घर को हथियाने के लिए इसने धोखे से खुद को मेरा लौता वारिस बनाया और फिर मुझे जान से मारकर सबके सामने इस तरह पेश किया जैसे मेरी मौत एक सुसाइड केस लगे। पर वो माथुर ही था जिसने मुझे मारा। मेरी आत्मा को उसका बदला लेना था, पर मुझे आज तक वो मौका नहीं मिल पा रहा था। पर तुम लोगों ने मुझे इस प्लैंचेट के जरिए वो मौका दिया और मैंने इसे उसी तरह मारा जिस तरह इसने मुझे मारा था। एक मर्डर जो कि सुसाइड लगे। इसने अपने हाथों से अपने गले में पेन की नीब से खुद को मारा जब मैं इसके शरीर में था। पर कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता और ना ही कोई आप सबको ब्लेम करेगा। मेरी आत्मा को आज शांति मिल गई और अब मैं आजाद हूं। शुक्रिया और अलविदा। अशोक का इतना कहते ही अचानक एक खिड़की का ग्लास जोर की आवाज से टूटा और एक हवा का झोंका जैसे उस रूम से, उस खिड़की से बाहर चला गया। कुछ रहस्य जो हमेशा एक राज बनकर रह जाती है, जैसे एक घटना जो 21 साल की स्टूडेंट के साथ सेसिल होटल में हुई थी, जो होटल के अंदर तो जिंदा गई थी, लेकिन बाहर अपनी मौत के साथ सैकड़ों सवाल लेकर वापस आई। लोगों का कहना है कि वो होटल शापित है। सेसिल होटल 1924 में बनाया गया था। तब से आज तक उस होटल में कई हादसे हुए, जैसे लोगों को अपने रूम में खिड़कियों से कूदकर सुसाइड कर लेना,
लोगों का रहस्यमय रूप से गायब हो जाना। कुछ 20 साल पहले एक सीरियल किलर जिसका नाम रिचर्ड रैमिरर था, उसने अपने रूम में 13 लोगों का मर्डर किया था। 19 फरवरी 2013 होटल के रिसेप्शन पे एक के बाद एक कॉल्स आ रहे थे और सबकी एक ही कंप्लेंट थी कि उनके रूम में साफ पानी नहीं आ रहा है। सैम, जो होटल स्टाफ में था, वाटर टैंक्स चेक करने टेरेस पे गया। उसने देखा कि एक वाटर टैंक का लीड खुला पड़ा था। जब वो उस टैंक के पास पहुंचा और उसने अंदर जो देखा, वो देख उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। एक लड़की की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। किसी को नहीं पता कि वो टेरेस पर कैसे आई, क्योंकि वहां सिर्फ स्टाफ ही जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे स्टाफ में से ही किसी ने जान से मारा, और कुछ का कहना है कि रिचर्ड रैमिरर, वही सीरियल किलर जिसने सिसिल होटल में 13 मर्डर्स किए थे, उसी ने एलिसा लैम को मारकर उसकी बॉडी टैंक में फेंक दी। उस रात जब वो लापता हुई, उससे पहले उसे आखिरी बार लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही हो। पर कुछ देर बाद उसने किसी को कॉरिडोर में देखा और उसके पीछे चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम कोरिया का एक अर्बन लीजेंड गेम है। जो कोई इस रिचुअल को परफॉर्म करता है, माना जाता है कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में चला जाता है। जिन लोगों ने इस गेम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उनका कहना है कि सब कुछ पहले की तरह ही हो जाता है। बस लास्ट फ्लोर पे पूरी तरह अंधेरा होता है और उन्हें एक रेड क्रॉस कुछ दूरी पे दिखाई देता है। जॉन को एक मीटिंग के चलते काफी देर हो गई, तो उसने आज की रात सिसिल होटल में ही गुजारना सही समझा। उसने रिसेप्शनिस्ट के पास से अपने रूम की कीज ली और एलिवेटर की ओर जाने लगा। जॉन ने देखा कि बिली उसे कॉल कर रहा है। जॉन ने कॉल रिसीव किया। हे बिली, मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। सॉरी यार, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। जॉन ने बिली को बताया कि उसे लेट हो गया है और वो उसी सिसिल होटल में एक रूम बुक करके यही रुकेगा। अब वही हॉन्टेड होटल? तू सिसिल होटल में रुका है क्या? बिली ने एक्साइटेड टोन में जॉन से पूछा। ओह व्हाट नॉनसेंस, तू भी इन सब बातों में बिलीव करने लग गया क्या? जॉन ने बिली से फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहा। भाई तुझे नहीं पता, पर वो होटल सच में हॉन्टेड है। वैसे तू किस फ्लोर पे रुका है? बिली ने पूछा। 13th फ्लोर पे। क्यों? जॉन ने क्यूरियस टोन में पूछा। ओ अच्छा, चल फिर एलिवेटर गेम खेलते हैं। इस गेम के लिए एटलीस्ट 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग होनी चाहिए और तू अकेला भी है, सो इस गेम के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। बिली ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जैक काफी थक चुका था और उसे अभी कोई गेम नहीं खेलना था, पर बिली के बार बार इंसिस्ट करने पर वो गेम खेलने के लिए मान गया। अच्छा, मैं एलिवेटर में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना होगा? जॉन ने बिली से पूछा। पहले फर्स्ट फ्लोर के बटन प्रेस कर और जब फ्लोर पे पहुंच जाएगा तब लिफ्ट का डोर ओपन होने तक वेट कर। बिली ने बताया। जॉन ने फर्स्ट फ्लोर की बटन प्रेस करी और वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। एलिवेटर का डोर ओपन होते ही बिली ने कहा, अब ऐसा कर, 4th फ्लोर की बटन प्रेस कर और 4th फ्लोर पे पहुंचने के बाद लिफ्ट से बाहर मत निकलना और 2nd फ्लोर की बटन प्रेस करना। जॉन ने वही किया। उसने 4th फ्लोर की बटन प्रेस की और जब लिफ्ट 4थे फ्लोर पे पहुंच गई तो बिना बाहर निकले उसने 2nd फ्लोर की बटन प्रेस करी। 2nd फ्लोर पे पहुंचने के बाद अब 6th फ्लोर की बटन प्रेस कर, बिली ने बताया। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिली उसे क्या करने के लिए कह रहा है। वो बस अपने रूम में जाकर एक चैन की नींद लेना चाहता था।
मैं 6th फ्लोर पे पहुंच चुका हूं। अब क्या करना है मुझे? क्या अब मैं बाहर निकल सकता हूं? जॉन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए बिली से पूछा। नहीं, अभी नहीं। अब फिर से एक बार 2nd फ्लोर के बटन प्रेस कर, और जब 2nd फ्लोर पर पहुंच जाएगा तब 10th फ्लोर के बटन प्रेस करना, बिली ने कहा। जॉन ने 2nd फ्लोर की बटन प्रेस करी और 2nd फ्लोर पे पहुंचते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। पर जॉन ने बिना ज्यादा सोचे 10th फ्लोर की बटन प्रेस करी और एलिवेटर का 10th फ्लोर पहुंचने का वेट करने लगा। अब लास्ट 3 स्टेप बचे हैं। जब 10th फ्लोर का डोर ओपन होगा, एक लास्ट बार 5th फ्लोर की बटन तुझे प्रेस करनी है और फिर 1st फ्लोर की, बिली ने जॉन को बताया। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या मैं अपने रूम में सोने जा सकता हूं? जॉन ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। नहीं, 5th फ्लोर का डोर ओपन होते ही तुझे तेरे सामने एक औरत नजर आएगी। उसे गलती से भी ना तो देखना और ना ही उससे बात करना। अगर उससे तूने बात की तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। तुझे बस 1st फ्लोर की बटन प्रेस करनी है, और अगर लिफ्ट 1st फ्लोर की जगह 10th फ्लोर से ऊपर जाने लगे तो समझना कि तूने एलिवेटर गेम रिचुअल कंप्लीट कर लिया है और तू एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है जहां बस तू अकेला होगा। बिली ने जॉन को एक्साइटेड होते हुए बताया। जॉन 10th फ्लोर पर पहुंच गया और जैसे ही डोर ओपन हुआ उसने 5वें फ्लोर की बटन प्रेस कर दी। मैं 5th फ्लोर पे जा रहा हूं, जॉन ने बिली से कहा। बिली ने जॉन को फिर से समझाते हुए कहा कि अगर उसे वो औरत दिखती है तो उसकी आंखों में ना देखे और उससे बात ना करे। जॉन डिसअपॉइंटेड और थका फील कर रहा था। उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एलिवेटर धीरे धीरे 5th फ्लोर पे आ रही थी और जैसे 5th फ्लोर पे एलिवेटर का डोर ओपन हुआ, जॉन ने देखा कि उस फ्लोर पे सारी लाइट्स ऑफ है और पूरी तरफ बस अंधेरा है। उसकी नजर उसके सामने एक डोर पर गई जिसके बाहर एक छोटा सा टेडी बेयर रखा हुआ था। जॉन ने ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि उस टेडी बेयर पर खून के लाल धब्बे लगे हुए थे। जॉन ने एलिवेटर के अंदर से ही बिली को सब कुछ बताया जो उसे दिखाई दे रहा था। बिली ने उससे उस औरत के बारे में पूछा, पर वो औरत जॉन को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अब 1st फ्लोर की बटन प्रेस कर, बिली ने जॉन से कहा। जॉन ने घबराते हुए 1st फ्लोर की बटन प्रेस करी। लिफ्ट का डोर बंद होने लगा। वो वही थी, वो औरत 5th फ्लोर पर थी, मैंने उसे देखा, जॉन ने बिली को डर से घबराते हुए कहा। बिली ने उसे एलिवेटर की स्क्रीन की ओर देखने के लिए कहा और उससे पूछा कि लिफ्ट 1st फ्लोर पर आ रही है या ऊपर की ओर जा रही है। जॉन ने जब एलिवेटर की स्क्रीन की ओर देखा तो उसकी सांसें जैसे थम सी गई। उसने नोटिस किया कि एलिवेटर की स्क्रीन पर नंबर्स अपने आप चेंज होते जा रहे थे। उसी के साथ एलिवेटर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। जॉन काफी डर चुका था। वो बिली को सब बताने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस लिफ्ट से बाहर कैसे निकलूं? मुझे ये गेम कंटिन्यू नहीं करना है। प्लीज बिली, प्लीज मेरी हेल्प कर। जॉन ने डरते हुए बिली से कहा। जॉन, तेरी आवाज। हेलो जॉन, तू सारे बैकवर्ड सारे फ्लोर्स प्रेस कर। हेलो जॉन, सारे फ्लोर्स बैकवर्ड्स। बिली का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जॉन डरा सहमा उस एलिवेटर के रुकने का वेट करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। उसकी गर्दन पर वो ठंडी सांसें उसे फील हो रही थी। पूरे लिफ्ट में एक ठंड सी बढ़ने लगी। जॉन की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे पलट कर देखे। वो बस डर से कांप रहा था और एलिवेटर की सारी बटन्स प्रेस कर रहा था कि बस कैसे भी ये एलिवेटर रुक जाए।
अचानक एलिवेटर का डोर ओपन हुआ। जॉन भागते हुए एलिवेटर से बाहर आ गया और पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एलिवेटर पूरी तरह से खाली था। जॉन ने आसपास देखा तो पाया कि वो जिस फ्लोर पर है उस पे कोई नंबर्स नहीं है। पूरे फ्लोर पे अंधेरा है और वो अकेला एक कॉर्नर पे खड़ा है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि फ्लोर के आखिरी डोर के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को देख जॉन की सांसें जैसे रुक रुक कर चलने लगी। उसने अपनी एक पलक झपकाई ही थी कि वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। जॉन के पैर जैसे उस जगह धंस से गए थे। वो चाह के भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने सुना कि पूरे फ्लोर पे एक औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे वो औरत जॉन की ओर आ रही थी उसके रोने की आवाज भी बढ़ने लगी। जॉन ने हिम्मत जुटाई और भागते हुए एलिवेटर के अंदर चला गया। वो सारे फ्लोर्स की बटन प्रेस करने लगा। उस औरत के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और तभी अचानक से पूरी ओर एक सन्नाटा सा हो गया। एलिवेटर का डोर ग्राउंड फ्लोर पर खुला और बाहर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि एलिवेटर पूरी तरह से खाली थी। बस फ्लोर पे एक टेडी बेयर पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। जॉन के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। बिली आज भी जॉन के लापता होने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। Get away from me! काफी डेथ्स और हादसों के चलते लोगों को मजबूरन वो बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। सबका कहना था कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। वो एक शापित बिल्डिंग है। खास तौर पर रूम 501 में आग वाला इंसिडेंट और रूम 705 के सुसाइड के बाद से तो ये पक्का हो चुका था। दोनों ही इंसिडेंट में औरतों की मौत हुई थी। 49 साल की एक अधेड़ उम्र की औरत खाना बनाते हुए पल्लू में आग लग जाने से उसकी जलकर मौत हो गई थी। दूसरी ओर एक 27 साल की लड़की ने किसी अननोन रीजंस के चलते टेरेस से कूदकर अपनी जान ले ली थी। तब से वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। लोगों का कहना है कि जो कोई भी उस बिल्डिंग में जाता है उन्हें एक जली हुई औरत दिखाई देती है। पास की ही बिल्डिंग वालों का कहना है कि उन्हें एक लड़की टेरेस के पैराफिट पर रात को चलती हुई नजर आती है। बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके वहां वॉचमैन भी लगाया ताकि कोई बाहर का उस बिल्डिंग में ना जा सके, पर कोई भी वॉचमैन 2-3 दिनों से ज्यादा वहां नहीं टिका। उनका कहना था कि रात को उन्हें औरतों की चीखें सुनाई देती थी। मुझे और मेरे फ्रेंड को ये भूत प्रेतों वाली बातें काफी पसंद है। एक रात सुशील मेरे घर पर नाइट ओवर के लिए आया था। कुछ 2-3 बियर पीने के बाद हम अपने अपने कुछ भूतों के इंसिडेंट्स शेयर कर रहे थे।
हम दोनों को पता था कि हमारी कहानियां सच नहीं है। हमने बातों बातों में डिसाइड किया कि हम वो हॉन्टेड बिल्डिंग में जाएंगे। हमने एक दूसरे से शर्त लगाई कि देखते हैं हम में से कौन ज्यादा ब्रेव है। जैसे ही हम उस बिल्डिंग के गेट के सामने पहुंचे, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे क्यों हॉन्टेड कहा जाता है। बस उस बिल्डिंग को देखने से ही हमारे माइंड में घर वापस जाने के थॉट्स आने लगे। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी। उसमें 2 विंग्स थे जो आसपास में कनेक्टेड थे और हर एक फ्लोर पे काला अंधेरा था। कुछ अपार्टमेंट्स की खिड़कियां खुली थी। मैंने टाइम चेक किया तो रात के 1:30 बज रहे थे। उस बिल्डिंग को देख के ही हम लोग इतना डर चुके थे कि हमें डिल्यूजन्स होने लगे कि कोई हमें विंडोज से देख रहा है। मैं काफी डर चुका था और उस शर्त को पीछे छोड़ वापस घर जाना चाहता था। मैं सोच ही रहा था कि तभी काफी तेज बारिश शुरू हो गई और हम बारिश से बचने के लिए उस बिल्डिंग में चले गए। मैंने सुशील की ओर देखा और सोचा, मैं इसके सामने डरपोक नहीं लगना चाहता हूँ। चलो अब बिल्डिंग के अंदर आ ही गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने सिगरेट जलाई और बारिश की ओर देखते हुए सिगरेट पीने लगे। लास्ट पफ लेने के बाद सुशील ने कॉन्फिडेंटली कहा, लेट्स गो। मैंने उसकी ओर डर की नजरों से देखा। वो हंसते हुए आगे बढ़ा और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। हम कॉमन पैसेज में खड़े थे। हमारे लेफ्ट में 2 दरवाजे थे और राइट में 2 दरवाजे और सामने सीढ़ियां ऊपर और नीचे की ओर जा रही थी। बिना कुछ सोचे हम एक एक करके सारे फ्लोर्स चेक करने लगे। हम कमरे चेक करने लगे कि कहीं कुछ मिल जाए जो हमारे काम की हो या कोई एक्सपेंसिव चीज। पर सारे घरों में बस अंधेरा था और अपार्टमेंट्स पूरी तरह से खाली थे। फिर भी सुशील एक एक करके सारे घर चेक करता गया, पर उसे कुछ नहीं मिला और ना ही कोई डरावनी एक्टिविटीज महसूस हुई। पर जब हम 5th फ्लोर पे पहुंचे, सुशील ने रूम नंबर 501 का दरवाजा खोला। हम अब इन पुराने दरवाजों की आवाज से यूज्ड टू हो चुके थे, तो दरवाजा खुलते ही सुशील रूम के अंदर खुद गया और इस तरह एक्टिंग करने लगा जैसे उसके हाथों में कोई गन हो। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकता था कि वो डरा हुआ है और इसीलिए स्टूपिड एक्टिंग करके खुद को तसल्ली दे रहा है। वो किसी डिटेक्टिव की तरह रूम में घूमते हुए बोल रहा था, ओ जली हुई औरत का भूत, बाहर आ जा, कहाँ छुपी हुई है। मैं उसकी बकवास सुनते ही गुस्सा हो गया और उसे डांटते हुए कहा, तू पागल तो नहीं है? वो भूत हो या ना हो, एक औरत थी। ये कोई तरीका नहीं है किसी को इंसल्ट करने का। मैंने जैसे ही अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, हमने एक आवाज सुनी, जैसे कुछ जमीन पे रोल कर रहा हो। हमारे दिल की धड़कन मानो थम सी गई। ये कैसी आवाज थी? मैंने पूछा। शिट, सुशील ने धीमी आवाज में कहा। शायद कोई चूहा हो, मैंने कहा। सुशील जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में टॉर्च की रोशनी में देखने लगा, पर वहां कुछ नहीं था और पूरे कमरे में एक सन्नाटा सा हो गया था। भाई सुशील यार, चल यहां से, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। पता नहीं सुशील को क्या हुआ, उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे टेरेस पर जाना है, वहां बैठकर स्मोक करना है। मैंने काफी समझाया पर वो नहीं माना, तो आखिर मैंने भी हाँ बोल दिया। हम 7th फ्लोर पर पहुंचे। मैंने सोचा चलो 3 फ्लोर और फिर टेरेस आ जाएगा। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों ये ख्याल आया। मैं 7th फ्लोर के पैसेज से 5th फ्लोर के पैसेज की ओर देखने लगा। जो मैंने देखा वो देख मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगा। मैंने देखा एक येलो लाइट जैसे कुछ जल रहा हो, उसकी रोशनी 5th फ्लोर से निकल रही थी। मैंने चिल्लाते हुए सुशील को नीचे देखने कहा, पर वहां पूरी तरह अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम होगा,
हम भागते हुए टेरेस पर पहुंच गए। ऊपर थोड़ा कम डर लग रहा था, खुला आसमान और आसपास की बिल्डिंग्स की रोशनी। सुशील ने सिगरेट निकाली और मुझे देते हुए कहा, हाँ, ये ले फट्टू। मैंने वो सिगरेट ली और अपने लिप्स पर रखी। सुशील ने अपनी सिगरेट जलाई और फिर मेरी। हम टेरेस के लेच की ओर गए और उस पर चढ़ के बैठ गए। क्योंकि बारिश के कारण टेरेस की जमीन गीली हो चुकी थी तो हम नीचे नहीं बैठ सकते थे। मैं दूसरी ओर फेस करके सिगरेट पी रहा था, पर मैं काफी खुश था कि मेरे बहादुरी की लिस्ट में एक और चीज ऐड हो गई। मैं सुशील की ओर पलटकर उसे इस आइडिया के लिए सुनाने ही वाला था कि मैंने जो देखा वो देख मेरे मुंह से सिगरेट गिर गई। सुशील ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? मैं बर्फ की तरह जम सा गया था जब मैंने देखा कि सुशील के पीछे लेच पर एक लड़की खड़ी हमारी ओर देख रही है। मेरी आवाज हलक से बाहर नहीं आ रही थी। मैंने उसके पीछे फिंगर पॉइंट करते हुए इशारा किया। सुशील पीछे पलटने ही वाला था कि वो लड़की नीचे कूद गई। सुशील को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई लेट से नीचे कूदा हो। हमने नीचे देखा, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। डर से सुशील का बैलेंस बिगड़ गया और वो लेट से नीचे गिरते गिरते बचा। हम दोनों सीढ़ियों की ओर भागने लगे और नीचे उतरने लगे। जब हम 5th फ्लोर पर पहुंचे और मैं रूम नंबर 501 से गुजर ही रहा था कि मैंने एक जोरों की चीख सुनी और रूम नंबर 501 के दरवाजे के सामने ही गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मैंने देखा रूम में एक तेज रोशनी आने लगी। सुशील भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाया। हम दोनों वही पत्थर से जम गए जब हमने देखा कि एक औरत आग की लपटों में किचन से लिविंग रूम की ओर भागते हुए आई। वो जोर जोर से दर्द में चीख रही थी। कुछ देर बाद वो रुक गई और एक झटके से हमारी ओर देखा और अचानक हमारी ओर आने लगी। हम दोनों डर के मारे भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आए और तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच गए। उस इंसिडेंट के बाद हमारी रातें खौफ और डर से भर गई। हम दोनों रात को औरतों की चीखें सुनकर उठ जाते हैं। हम एक दूसरे को अपने इंसिडेंट्स बताते हैं जो किसी और के लिए बस एक मनगढ़ंत कहानी होती है। और उस रात मैंने एक जलती हुई औरत को दर्द में चीखते चिल्लाते हुए देखा और मेरे फ्रेंड ने जब लेट से नीचे देखा तो उसे एक लड़की गिरती हुई उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।